भारत नेपाल संबंध। हमारा पड़ोसी नेपाल और नेपाल से कई सारे सहयोग के बिंदु हैं और कई सारे मतभेद के बिंदु हैं। ये आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो ही चीजें होंगी, या तो सहयोग होगा या तो मतभेद होगा, और ये समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंध बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम समझने जा रहे हैं भारत नेपाल के बीच में मतभेद के बिंदु। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछता है मतभेद को लेकर के। तो भारत और नेपाल के बीच में कई सारे मतभेद के बिंदु हैं। 8 पॉइंट पहले मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, भारत नेपाल संबंधों पे पिछले सेशन में मैंने डिटेल में आपको काफी कुछ चर्चा की थी। अब यहां पे 8 पॉइंट लिखवाऊंगा मतभेद के। मतभेद, भारत नेपाल संबंधों में मतभेद, और ये 8 पॉइंट लिखा ना, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए, एक हमने ट्रीटी पारित कर रखी है। भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 में हुई थी, आजादी के तुरंत बाद। इसको लेकर मतभेद है। क्या मतभेद है अभी मैं बताऊंगा। भारत नेपाल, ठीक है, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, शांति एवं मैत्री संधि। इसी संधि के अकॉर्डिंग भारत और नेपाल के रिश्ते जो है बहुत ही प्रगाढ़ हुए, मजबूत हुए। लेकिन इसको लेकर के नेपाल अब बीच बीच में कई बार जो है मुद्दे उठाता रहता है, इससे जुड़े हुए विवाद उठाता रहता है। तो एक विवाद आपका ये है, और ये विवाद काफी पुराना है। दूसरा, अभी आपको पता है नेपाल में नया संविधान लागू हुआ है। 2015 में संविधान लागू हुआ है। तो नेपाल में संविधान, ठीक है, नया संविधान लागू हुआ है, और नए संविधान से कई सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं भारत और नेपाल के बीच में। ये सारे टॉपिक मैंने वैसे इन डिटेल में आपको आईआर की क्लास में पढ़ा रखा है। जितने बच्चे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बैच में हैं वहां पर ये सारे मुद्दे उनको पता होंगे, क्योंकि भारत नेपाल संबंध मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया आपको। ठीक है, तो आप एक बार यदि बैच से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन मुद्दों को एक बार आप जाकर के अपने नोट्स में रिवाइज कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल ही जाएंगे हर हालत में। दूसरा, भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद को लेकर के बात है। भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद, भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद है। ठीक है, बॉर्डर्स को लेकर डिस्प्यूट है। ठीक है, इसके बाद है काली नदी विवाद, काली नदी को लेकर के विवाद है। काली नदी विवाद, काली नदी के उद्गम को लेकर विवाद है। इसके बाद एक विवाद है मानचित्रण जारी किया है। कई बार मानचित्र ऐसा जारी कर दिया है जिसमें भारत के इलाकों को अपना इलाका घोषित कर दिया है, तो मानचित्र विवाद है। नेपाल चीन के साथ जुड़ जुड़ के कई बार चीनी रुख जो है बहुत परेशान करता है। जल से जुड़े हुए विवाद है, जल संबंधी विवाद है नेपाल के साथ, जल संबंधी विवाद है। इसके बाद नेपाल के साथ विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े हुए मुद्दे हैं कई सारे, विस्थापन एवं पुनर्वास से जुड़े हुए मुद्दे। ये मैंने पिछले सेशन में भी आपको डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आप ऐड कर लेना। ठीक है, और नागरिकता कानून से जुड़े हुए मुद्दे, नागरिकता कानून से जुड़े मुद्दे, एक है चीन का हस्तक्षेप, ये समय समय पर देखने को मिलता है। तो नेपाल एक बफर स्टेट है, और ये प्रमुख विवाद हम देखने को पाते हैं नेपाल के बीच में, जिसमें से सबसे पहला विवाद है भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950। ये संधि पारित की गई थी आपस में, जो है नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष और भारत के राष्ट्र प्रमुख के बीच में ये संधि हुई थी। अब नेपाल कह रहा है कि ये भैया इस संधि को हुए बहुत टाइम हो चुका है ना, 70 साल से ज्यादा टाइम पीरियड बीत चुका है, ऐसे में अब अप्रासंगिक हो चुकी है।
ठीक है। अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए टाइम टू टाइम पे। ये नेपाल की संप्रभुता को और उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। अब मैं इस संधि के बारे में डिटेल में अलग से सेशन में आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन हम बना लेंगे, भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि को समझाइए, स्पष्ट करिए, तो उसमें आपको मैं संधि पूरी पढ़ा दूंगा। तो नेपाल इस संधि को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा मानता है। तो ऐसे में इस संधि की जो है संप्रभुता की बात करता है, ठीक है। और जैसा कि दरअसल इस संधि के तहत एक प्रावधान यह है कि नेपाल को यदि किसी भी देश से कोई भी सैन्य समझौता करना है या किसी भी देश से अपने रक्षा के लिए हथियारों की खरीद करना है तो पहले भारत के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, भारत से बातचीत करनी पड़ेगी। या तो भारत अपनी सैन्य जरूरतें भारत से पूरा कर ले, या भारत के बाहर किसी देश के साथ डील करता है तो उसको भारत से परामर्श करना पड़ेगा। तो इस प्रावधान को लेकर के नेपाल बार बार कहता है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए यह प्रावधान कितना उचित है। तो ऐसे में नेपाल चाहता है कि जो है नेपाल जो है इसको लेकर के समीक्षा कर रहा है। अच्छा, नेपाल का एक बात और कहना है इस संधि को लेकर कि जब ये संधि लागू हुई थी, ये संधि जब पारित हुई थी तब नेपाल में राजतंत्र था। 2015 में हम भैया लोकतंत्र ले आए हैं। तो ऐसे में अब सब कुछ बदल चुका है, अब नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। तो ये संधि भारत के लाभ के लिए बनी है, इसलिए नेपाल का कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए इस संधि को लेकर के आप रिवाइज करिए। तो ये संधि को लेकर एक बड़ा जो है विवाद है, इसलिए एक क्वेश्चन तो आप जो ये 8 पॉइंट मैंने आपको जो लिखवाए हैं, और यदि 8 पॉइंट के 8 पॉइंट आपने डिस्कस कर दिए तो मैं गारंटेड बोलता हूं आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखो, एक संविधान बना है नेपाल में 2015 में नेपाल में एक संविधान पारित हुआ, और इस संविधान को लेकर के बहुत सारे प्रोविजन हैं, जैसे कि संविधान में संघीय गणराज्य बनाया गया है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है, ठीक है। और ये जो है एक तरीके से पहले हिंदू राज्य हुआ करता था नेपाल, अब धर्म निरपेक्ष, जैसे इंडिया एक सेकुलर स्टेट है वैसे नेपाल भी एक सेकुलर स्टेट हो चुका है। यहां पर भी अब वहां पे जो नेपाल में संसदीय सीटों का निर्धारण भूगोल के आधार पे होता है, जनसंख्या के आधार पे नहीं होता है। तो नेपाल में भी कई सारे प्रावधान ऐसे हुए हैं, ठीक है। समता मूलक समाज बनाया जाएगा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल अधिकारों की बात की गई है, जैसे हमारे संविधान में बहुत सारी भारतीय संविधान से चीजें भी ले गई हैं। अब दरअसल कहते हैं कि नेपाल में जब ये संविधान लागू हुआ तो नेपाल में रहने वाले भारतीय मूल का एक रूप, वहां पे एक वर्ग रहता है मधेशी समुदाय, वहां पे एक वर्ग है मधेशी, ये शब्द जरूर यूज करिएगा, मधेशी समुदाय। मधेशी समुदाय का कहना है कि संविधान जो बना है इस समुदाय में ये जो तराई वाले क्षेत्र में रहते हैं ज्यादातर मधेशी समुदाय, इन्होंने कहा हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, हमारे लिए पूरा नकारात्मक है संविधान, हमें उचित प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया, हमारे साथ तो अन्याय किया गया, हमारी तो उपेक्षा की गई है। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाना चालू कर दिया और भारत से सहयोग की मांग की कि भैया भारत हमारी सहायता करे, मदद करे। भारत सरकार ने नेपाल के सामने इस मुद्दे को उठाया भी कि भैया आप जो है क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है नेपाल में, मतलब नेपाल के संविधान में नए और उचित संशोधन करने के भारत ने सुझाव भी दिए थे। तो ऐसे में नेपाल ने नए संविधान के कई सारे बदलावों की मांग वहां पे चल रही है, और उसको लेकर के नेपाल और भारत के बीच में एक जो है काफी विवाद का वातावरण बना हुआ है, ठीक है। कई सारे संशोधन हुए भी हैं और कई सारे संशोधनों को लेकर के वहां पर एक, तो ये भी एक हस्तक्षेप के तौर पे नेपाल इसे देखता है। तो ऐसे में एक भारत में नेपाल में संविधान का मुद्दा है जो एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सीमा विवाद से आप सभी परिचित हैं, टाइम टू टाइम पे जो है सीमा विवाद यहां पे होता रहता है। सीमा प्रबंधन को लेकर एक तो खुली सीमाएं हैं, भारत और नेपाल की सीमा कैसी है, पोरस है पूरी तरीके से। यहां पे सशस्त्र सीमा बल लगा हुआ है भारत का। अब तो उनके पास हथियार हो गए, पहले तो डंडे वंडे के थ्रू जो है करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से नेपाल से तस्करी होती है, कोई भी घुस आ जाता है ना। अभी आपने पता होगा सीमा हैदर का मामला, वो भी नेपाल से है। बहुत सारे ड्रग्स माफिया नेपाल से ड्रग्स तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं नेपाल, क्योंकि खुली बॉर्डर्स हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे प्रतिबंध रहते हैं। भारत सरकार, मतलब एक नेपाल चाहता है कि ये पूरी तरीके से खुला ही रहे, है ना, लेकिन भारत के साथ जो अवैध व्यापार होता है, मादक द्रव्यों की तस्करी होती है, हथियारों की अवैध आपूर्ति होती है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वहां से आतंकवादी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। तो भारत इन सीमाओं की सुरक्षा को लगातार बढ़ाता जा रहा है,
ठीक है। और आपको पता है 1999 में काठमांडू एयरपोर्ट की सुरक्षा की लापरवाही के कारण से भारतीय विमान का अपहरण हुआ था, कंधार वाला मामला, और उसका मजबूरी का फायदा यह उठा कि हमें आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। तो ऐसे में हमें नेपाल से लगी हुई जो हमारी बॉर्डर्स है, इन बॉर्डर्स में हमने सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की है, और इसको जब जैसे जैसे हमने बहुत सारे चेक पोस्ट बनाए तो नेपाल जो है इसको लेकर के काफी सारे मुद्दे उठाता है। ठीक है, तो एक तो ये सीमा विवाद का मुद्दा है। ठीक है, नेपाल ने नया मानचित्र जारी किया है और नए मानचित्र में कई सारे क्षेत्रों को, देखो मैं आपको कई सारे क्षेत्र दिखाता हूं, जिन क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता है, कहता है ये सब हमारे हिस्से हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे है एक लिपुलेख दर्रा है आपका, हाँ लिपुलेख दर्रा को भारत का हिस्सा नहीं बताता है ये, है ना, इसको अपने हिस्से के तौर पे। काला पानी का क्षेत्र है, लिपुलेख का क्षेत्र है, लिम्पियाधुरा का क्षेत्र है। काला पानी है, यहीं पे लिम्पियाधुरा है और लिपुलेख है, यह है लिम्पियाधुरा। ठीक है, ये सारे क्षेत्र को अपना एक विवादित क्षेत्र के तौर पे डेवलप करता है, कहता है ये अपने मैप में दिखाता है वो। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे कहता है, ये भारत तो कहता है उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है ना, और काला पानी से ही हम कैलाश मानसरोवर और लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर और भारत नेपाल के बीच में व्यापार भी होता है, लेकिन इसको जो है वो अपने क्षेत्र में दिखाता है। मानचित्र में ऐसा हमें कई बार विवाद देखने को मिला है। तो काला पानी को लेकर, लिपुलेख को लेकर, लिम्पियाधुरा को लेकर, इन मुद्दों को लेकर कई सारे मुद्दे निकल कर आए हैं। ठीक है, तो एक ही मुद्दा बहुत बड़ा है और नेपाल को लेकर के भारत जो है लगातार इस पे डिस्कस करता है। ठीक है, तो एक तो ये भी मुद्दा है आपका। ठीक है, बाकी चाइना का है हस्तक्षेप है ये, आप इस पॉइंट को भी जरूर लिखिए कि चीन जो है लगातार जब से संविधान बना है उसके बाद चीन सक्रिय हो चुका है वहां पे, और चीन वहां पे अपनी नीतियों को ज्यादातर प्रभावित कर रहा है। वहां पे चुनाव जो हो रहे हैं, चुनाव में चीन का हस्तक्षेप बढ़ता है, और ऐसे में लगातार चीन जो है नेपाल को इन विवादों को जन्म देता है कि आप इन मुद्दों को उठाओ। तो नेपाल पे चीनी जो प्रभाव बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं पे भारत और नेपाल के जितने भी आपके जो है मुद्दे हैं उन सभी को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सब देखो अपने 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 सेपरेट टॉपिक हैं जिनको डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है, और ये सब चीजें मैं ऑनलाइन बैच में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। भारत नेपाल संबंध को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, आप एक बार भारत नेपाल संबंध पढ़ लेना, वहां पे आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, हेडिंग डाल के नहीं लिखना, एग्जैक्टली पॉइंट में लिख दीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा यदि आप डिस्कस कर पाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, वहां पे एक चीज और है, नेपाल में भी जैसे पाकिस्तान क्या है, भारत विरोधी राजनीति चलाता है और वहां पे चुनाव होते हैं और जीत जाते हैं वो लोग। ठीक है, वैसे ही नेपाल में भी एक धारा ऐसा डेवलप हो रहा है जो भारत विरोधी राजनीति करता है ना, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी करेगा, भारत विरोधी नारे लगाएगा, तो इससे भी विदेश नीति को लेकर के ना आपस में डिस्कशन होता है। अब देखो, जब कभी भी आपको निष्कर्ष लिखना हुआ करे, कोई भी चीज के निष्कर्ष में पहुंचेंगे तो आप हमेशा विवादों को इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि हमें जो है दोनों देशों की विदेश नीति की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए, ताकि चीन का जो अनावश्यक प्रभाव है वो नेपाल पे कम हो सके और एक दीर्घकालिक रणनीति बनाकर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये आपका इससे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन 8 पॉइंटों में से ही आपको चीजों को लिखना है। लिखे भारत नेपाल संबंधों के विविध आयाम, नहीं ये नहीं है, ये है क्वेश्चन, हाँ ये है, भारत नेपाल के मध्य तनाव के विविध विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं, चर्चा कीजिए। भारत नेपाल के मध्य तनाव एवं विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इसको लेकर के देखिए, आप एक चीज समझिए, कभी भी आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो विवाद है इसमें नेपाल का पक्ष तो सही है, भारत तो अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। आप इस बात को समझिए, जब कभी भी अंतरराष्ट्रीय संबंध में कूटनीति की बात होगी ना, तो हमेशा कूटनीति आपके पक्ष में होनी चाहिए, है ना।
हमेशा कूटनीति आपके पक्ष में होनी चाहिए। बिल्कुल इन पूरे के पूरे मुद्दे को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आपको हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने देश के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना है ना। आपके देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होनी सबसे पहले जरूरी है, और हमारे देश के राष्ट्रीय हित इसी में है कि नेपाल हमारे साथ बना रहे। तो यदि नेपाल हमारे साथ बना कब रहेगा? जब नेपाल से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वहां की सरकार के साथ बैठ करके सरकार सुलझाएगी। बिल्कुल एक बार संधि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, संधि पर बैठ कर डिस्कस करने की आवश्यकता है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप संतुलित तरीके से लिखिएगा, ठीक है। आप ऐसा मत करिएगा आप एक तरफा हो जाएगा, किसी चीज को सही और गलत के पैमाने से लिखने लग जाए, ठीक है। आपको उसको एक ऐसे दृष्टिकोण में ले जाके खड़ा करना है जिस दृष्टिकोण में समाधान निकले। एक तरफा मत हो जाइएगा, समाधान के दृष्टिकोण पे लिखना है, तब जाकर के आपका नंबर अच्छा आएगा। नहीं देखो यहां पे स्वार्थी होने की बात नहीं है। यहां पे ये मत सोच लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मतलब है कि दूसरे देश का हित कर देना। ये तो हमारी विदेश नीति का हिस्सा ही नहीं है ना। हमारी विदेश नीति कभी भी दूसरे राष्ट्र का हित नहीं करना चाहती है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पहले अपने देश की विदेश नीति के फंडामेंटल समझिए। हमारी देश की विदेश नीति सिर्फ इतना कहती है कि सामने किसी भी देश का, जो भी देश हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे चाहे पड़ोसी हो चाहे जो भी हो, उनका सर्वोत्तम हित कैसे होगा हम उसकी बात करते हैं। हम तो उनके सर्वोत्तम हित को लेकर वर्क करते हैं, चाहे नेपाल हो चाहे मालदीव हो चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन यदि कोई दूसरे कारक आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप खुद देखिए नेपाल किसके किसके बीच में, उसके पास खुला समंदर है नहीं। यदि ये भारत नेपाल संधि नहीं होती तो आपको पता है नेपाल सीधे सीधे, यदि नेपाल की बॉर्डर्स हट जाएं, नेपाल यदि बीच में देश ना रहे या चीन के प्रभाव में आ जाए, तो आप सोचो पूरी की पूरी 17,000 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो, माफ करिएगा 1700 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो पूरा चीन के कब्जे में आ जाएगी। चीन की सेनाएं यहां पर जाकर के प्रभावित होने लग जाएंगी। तो चीन की दखलंदाजी कैसे कम होगी? जब भारत अपना प्रभाव नेपाल में बना के रखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यही है, आपको अपना प्रभाव बना के रखना पड़ेगा और उस देश की जरूरतों को समझना पड़ेगा, उस देश की जरूरतों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तभी हमारे यहाँ पे समय समय पर जो है ना, जितने भी प्रधानमंत्री आए पॉलिसी चेंज। अभी आपको बताओ, भारत के प्रधानमंत्री पहली यात्रा भूटान करते हैं, पहली यात्रा नेपाल करते हैं। क्यों करते हैं? प्रथम पड़ोसी की नीति। हमारे लिए पड़ोस पहले इंपॉर्टेंट है। आपका पड़ोस शांत होना चाहिए। तो आपके पड़ोस में तो जो है आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत घेरा जा रहा है, मोतियों की माला के साथ घेरा जा रहा है, OBR के साथ घेरा जा रहा है, भारत पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना करके घेरा जा रहा है। तो ऐसे में यदि आप देशों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो आपको अपनी डिप्लोमेसी इस तरीके की रखनी है जिस डिप्लोमेसी में आपके राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे और आपकी देश की सुरक्षा सर्वोपरि रहे। इतनी बड़ी बॉर्डर यदि असुरक्षित हो जाएगी तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। तो इसलिए उस समय शांति और सुरक्षा संधि की गई थी। अब उसको रिव्यू करने की जरूरत है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप इसको पूरी तरीके से गलत साबित कर देंगे, वो भी नहीं। नेपाल के हित में है, क्यों नहीं है? भारत इतनी सारी परियोजनाएं चला रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट चला रहा है, इनको भी तो आप ध्यान में रखेंगे ना। कभी भी आप विदेश नीति में यदि आपने इमोशनल होकर के निर्णय लिए तो आप विदेश नीति सही से संचालित नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिए मालदीव वाला मुद्दा था, लक्षद्वीप और मालदीव वाला। आपको पता है कि अब जो वहां पे गवर्नमेंट बनी है वो पूरी तरीके से प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तो अब उस गवर्नमेंट पे दबाव बनाना पड़ेगा। कैसा दबाव? कि भारत आपके हित के लिए खड़ा है, आप हमारे पड़ोस हैं, कल के दिन आपको संकट आएगा हम सबसे पहले आपके लिए खड़े होंगे। हमारे सैनिकों को उन्होंने वापस किया, तो अब उसके प्रेशर के लिए, ताकि उन पे एक दबाव बन सके। अभी पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान इतना शांत बीच बीच में उड़ता रहता है, लेकिन शांत क्यों रहता है? क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट कर रखा है हमने, और ये कूटनीतिक प्रेशर है, कूटनीतिक दबाव है जो आपको IR में सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप का जो मुद्दा बना, इंडिया की लोगों ने बहुत सहयोग किया इसमें, देश के प्रधानमंत्री स्वयं जो है लक्षद्वीप गए। तो एक ये, अब वहां के लोग मूर्ख थे, उन्होंने कमेंट किया ना लक्षद्वीप के ऊपर। तो हम अपने टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, हम मालदीव के टूरिज्म को तोड़ने की बात तो कर नहीं रहे थे। लेकिन अब वही होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है। तो आप हमेशा कूटनीति में देश को सर्वोपरि रखेंगे। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, देश से बड़ा कुछ नहीं है। आपका देश सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपका देश सबसे ऊपर है, फिर चाहे कोई भी हो, है ना, हर चीज में साम दाम दंड भेद ही कूटनीति कहलाती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। यहां पे देश जब सामने आके खड़ा हो जाएगा तो सही गलत और ये सब पैमाने साइड हो जाएंगे,
ठीक है, आपके देश की सुरक्षा और आपके देश के राष्ट्रीय हित नंबर 1 में होने चाहिए एक डिप्लोमेट के तौर पे, यदि आप सोचे तो। ठीक है, अब वो कैसे आप उनको सही करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, हमें दूसरे का जो है मतलब ये नहीं करना कि दूसरे की संप्रभुता हम खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कोई दूसरा आकर के उसकी संप्रभुता ना खा जाए। हमें पता है ना चाइना की पॉलिसी कैसी है, कितने कंट्रीज को बर्बाद कर दिया, नेपाल भी बर्बाद हो जाएगा, है ना। इस बात को दिमाग में बैठाना। इतनी बातें मैं इसलिए आपको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कूटनीति जो है ना सॉफ्ट कल्चर से भी चलती है और हार्ड पावर से भी चलती है। सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर इक्वल टू कूटनीति। जब सॉफ्ट काम नहीं करेगा तो फिर हार्ड से काम करेंगे, और जब हार्ड काम नहीं करेगा सॉफ्ट से करेंगे। दोनों प्रकार की पावर लगानी पड़ती है कूटनीति में, है ना। बच्चे को पहले समझाया जाता है और नहीं समझता तो फिर डांटना भी पड़ता है। राज्य क्या कर रहा है, आप अभी एक देश के अच्छे नागरिक के तौर पे हो, है ना, बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हो, राज्य आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपको हर चीज के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन अभी आप अराजक तत्व बन जाओ तो राज्य आपको दंड भी देगा, आपका राज्य। वैसे कूटनीति में भी आपको करना पड़ेगा, है ना। युद्ध तक क्यों कोई देश आकर के उतर जाता, आज रूस यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है, यूक्रेन रूस से क्यों लड़ रहा है, आज इजराइल हमास से क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है बताओ। मदद भी जो देश कर रहा, वो मदद भी किया उसने कई बार, पर आज युद्ध जैसी नौबत क्यों आ गई। रीजंस, हार्ड पावर फिर यूज करनी पड़ेगी आपको। जब नहीं समझ में आएगा तो हार्ड पावर। रूस यूक्रेन का तो मुद्दा इतना ही था कि यूक्रेन नाटो से जाके मिलना चाहता था। आप खुद सोचो, नेपाल चीन से मिल जाए तब क्या होगा, नेपाल चीन से मिल जाए तब क्या होगा एक देश के तौर पे। तब आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना। कूटनीति में इन मुद्दों को ध्यान में रखिएगा। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है, डिप्लोमेसी में बहुत चीजें साधनी पड़ती हैं। एक देश के तौर पे, एक डिप्लोमेट के तौर पे सोचोगे तब आप समझ पाओगे इस मुद्दे को, ठीक है। हमारे लिए मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूं और इस बात को जहन में बैठा लेना, कभी भी कंट्री फर्स्ट रखना है हर जगह पे। आपकी कंट्री से बढ़ के कुछ नहीं होने चाहिए, आपके कंट्री के हित सधने चाहिए, ठीक है। और आपको डिप्लोमेसी सीखनी है तो डिप्लोमेसी को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होगा ना, इमोशंस में आके निर्णय आप लोगे ना तो फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप आंसर राइटिंग में वो चीज झलका दोगे, है ना। आप भारत की बहुत सारी पॉलिसीज को गलत बताना चालू कर दोगे, है ना। तो वो गलत नहीं है, वो राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। वो गलती मत करना, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं पे जाकर के आपके इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का कि आप कैसे डिप्लोमेट जाकर के बनेंगे। तो अब ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, देखो इन डिटेल में तो ये बैच के अंदर ही में आपको मिलेंगे, बट यहां पे मैंने आपको एक रफली डिस्कस कर दिया है, चीजें बता दी, तनाव के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। बाकी एक बार आप ये वाली चीजें ऑनलाइन बैच में जाके पढ़ लेना, ठीक है। चलिए